मधु एक घने वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी। उसकी गाय जंगल में घास चर रही थी। मधु अक्सर अपनी गाय को चराने के लिए जंगल आया करती थी। तभी एक बड़ा ही विचित्र पक्षी उड़ते हुए आया और मधु की गाय के सामने बैठ गया। उसकी आंखें विचित्र अंदाज में चमकने लगी। गाय उस पक्षी को देखकर डर गई और भागने लगी। अरे, ये मेरी गाय को क्या हो गया? ये अचानक से भागने कैसे लगी? अगले ही पल वो पक्षी रंग बिरंगी किरणों के साथ गायब हो गया। डर की वजह से गाय अपने कदम जंगल की गहराई की ओर बढ़ा चुकी थी। मधु उसके पीछे दौड़ने लगी। अरे, रुक जाओ, जंगल की गहराई में मत जाओ, वहाँ पर कोई नहीं जाता। लेकिन गाय नहीं रुकी और कुछ ही देर में मधु की आंखों के सामने से ओझल हो गई। मधु घबराकर नीचे बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, आखिर मेरी गाय कहाँ गई? मैं अपनी गाय को लिए बिना घर नहीं जाऊंगी। मुझे कैसे भी करके अपनी गाय को ढूंढना ही होगा। इतना कहकर मधु जंगल की गहराई में बढ़ गई। बहुत देर पैदल चलने के बाद उसकी नजर एक बड़े ही प्राचीन घने वृक्ष पर पड़ी। उसकी गाय उस घने वृक्ष को घूर रही थी। आखिर मेरी गाय को क्या हो गया है? ये इस वृक्ष को घूर कर क्यों देखे जा रही है? और ये वृक्ष तो बड़ा ही प्राचीन नजर आता है। मधु धीरे धीरे कदमों से गाय के पास पहुंची। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के साथ वही पक्षी प्रकट हो गया और देखते ही देखते एक सुंदर युवक में परिवर्तित हो गया। ये दृश्य देखकर मधु डर गई। अब तुम दोनों यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगे। इतना कहकर उसकी आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकली और अगले ही पल वृक्ष के मोटे तानों में रोशनी फूटने लगी। मधु और उसकी गाय उस रोशनी में समाते हुए गायब हो गए। सुंदर युवक मुस्कुराया और रंग बिरंगी किरणों के साथ फिर से पक्षी में बदलकर जंगल की गहराई में समा गया। आखिर क्या रहस्य था उस युवक का? उसने मधु का अपहरण क्यों किया और मधु कहाँ गायब हो गई? शाम के समय अर्जुन अपने घर के बाहर चिंतित अवस्था में टहल रहा था। तभी पड़ोस में रहने वाले बलदेव काका वहाँ से गुजरे। अरे अर्जुन, क्या हुआ? तू अपने घर के बाहर इतनी चिंता में क्यों टहल रहा है? क्या बताऊं बलदेव काका, मेरी बहन मधु गाय को जंगल में चराने के लिए ले गई थी। वो शाम से पहले लौट आती थी, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। ये सुनकर बलदेव काका चौंक गए। अरे तो जाकर जंगल में उसे ढूंढ। कहीं जंगल की गहराई में तो नहीं निकल गई? ये सुनकर अर्जुन डर गया। आप ठीक कह रहे हैं, अब मुझे समय नहीं गंवाना चाहिए। इतना कहकर अर्जुन जंगल की ओर चला गया और अपनी बहन को आवाज लगाने लगा, लेकिन उसकी आवाज लौटकर उसके पास ही वापस आ जाती रही। निराश होकर अर्जुन अपने घर लौट आया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरी बहन तू कहाँ चली गई? अर्जुन सुबह तक अपनी बहन का इंतजार करता रहा, लेकिन वो वापस नहीं आई। सुबह अर्जुन सीधे गांव के मुखिया के घर पहुंचा और सारी घटना बताई। मुखिया जी, मेरा तो मन अनहोनी की आशंका से धड़क रहा है। मैंने अपनी बहन को जंगल में बहुत ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। सुबह तक इंतजार करता रहा, लेकिन वो वापस नहीं आई। मुखिया गहरी चिंता में डूब गया। अर्जुन, कहीं जमींदार ने तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा दिया? ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। हो सकता है, जमींदार का ख्याल तो मेरे दिमाग में नहीं रहा। कुछ समय पहले उसने मुझे और मेरी बहन को देख लेने की धमकी दी थी। इतना कहकर अर्जुन गहरी सोच में डूब गया और उसकी आंखों के सामने कुछ पुराने दृश्य चलने लगे। मधु जमींदार की हवेली में दूध से भरी मटकी लेकर खड़ी थी। कुछ देर बाद जमींदार वहाँ आया। अरे, आज तेरा भाई अर्जुन दूध देने के लिए नहीं आया? नहीं, उन्हें बहुत जरूरी काम था, इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं आपकी हवेली में दूध पहुँचा दूं। जमींदार, जिसकी नजरें बहुत खराब थी, मधु के पास आ गया। मैं जानता हूँ कि तू कितनी दुखी रहती है मधु।
तेरा भाई बहुत गरीब है, पता नहीं वो तेरी शादी कर भी पाएगा या नहीं, लेकिन मैं इस समस्या का हल चुटकियों में कर सकता हूँ। ये सुनकर मधु चौंक गई। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मधु, तू बहुत सुंदर है, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, तुम मुझसे शादी कर ले और इस हवेली की रानी बन जा। मैं तुझे राजकुमारी बनाकर रखूंगा। इतना कहकर जमींदार मधु की ओर बढ़ा। मधु के हाथ से मटकी गिर गई। वो क्रोधित हो गई। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरे पिता के उम्र के हो, मैं इसकी शिकायत अपने भैया से करूंगी। इतना कहकर मधु गुस्से में वहाँ से चली गई। घर पर पहुंचकर मधु फूट फूट कर रोने लगी। तभी अर्जुन वहाँ आ गया। मधु, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मधु रोते हुए सारी घटना अर्जुन को बताने लगी। जमींदार ने मुझे छेड़ा भैया। ये सुनकर अर्जुन क्रोधित हो गया। चल चल मेरे साथ। कुछ ही देर बाद अर्जुन मधु को साथ लेकर जमींदार की हवेली पहुंच गया। हाँ, मुझे लगा ही था कि तू जरूर आएगा। जमींदार, वो जमाना चला गया जब गांव के जमींदार किसी की बहू बेटी को बुरी नजर से देखा करते थे। अगर मेरी बहन से इस तरह की बात करने की कोशिश की ना, तो तुम्हारा मुंह तोड़ने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। अर्जुन, तूने मेरा अपमान किया है, याद रखना, मैं तुझे और तेरी बहन को देख लूंगा। ऐसा करने की सोचना भी मत जमींदार, क्योंकि तुम्हें अंदाजा नहीं है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। इतना कहकर अर्जुन अपनी बहन मधु को लेकर वहाँ से चला गया। अर्जुन अपनी यादों से बाहर आ गया। वो दौड़ते हुए जमींदार की हवेली पहुंचा। तो यहाँ पर क्यों आया है? मेरी बहन कहाँ है? ये सुनकर जमींदार चौंक गया। क्या बकवास कर रहा है? तेरी बहन कहाँ है? ये मुझे कैसे मालूम हो सकता है? देखो देखो जमींदार, कुछ दिन पहले तुमने मुझे और मेरी बहन को धमकी दी थी। कल मेरी बहन जंगल में गाय चराने गई और अभी तक वापस नहीं लौटी है। मुझे शक है कि तुमने जरूर अपना बदला लिया है। सच बताओ मेरी बहन कहाँ है? ये सुनकर जमींदार गंभीर हो गया। हाँ, मैंने धमकी दी थी, लेकिन मुझे वास्तव में नहीं पता कि तेरी बहन कहाँ है। ये सुनकर अर्जुन और ज्यादा क्रोधित हो गया। ठीक है जमींदार, तुम ऐसे नहीं बताओगे, लेकिन शायद तुम भूल रहे हो कि मेरे स्वर्गवासी पिता इस राज्य के राजा विक्रम के गहरे मित्र थे। मेरे पिता एक शिकारी थे और राजा विक्रम जब भी शिकार करने जाया करते थे तो मेरे पिता को साथ ले जाया करते थे। इस समय उनके पुत्र राजकुमार वंश शासन कर रहा है। मैं तुम्हारी शिकायत राजकुमार वंश से करूंगा। वो मुझे पहचानते हैं। जब वो यहाँ आएंगे ना, तब तुम झूठ नहीं बोल पाओगे। इतना कहकर अर्जुन क्रोधित अवस्था में सीधे राजकुमार वंश के महल की ओर चला गया। राजकुमार वंश सिंहासन पर बैठा था। उसके पास उनकी बहन राजकुमारी चंद्रलेखा बैठी थी। राजा विक्रम का कुछ समय पहले ही देहांत हो चुका था। तुम तो उस शिकारी के पुत्र हो जो मेरे पिता के मित्र थे। मैंने अपने बचपन में तुम्हारे पिता और अपने पिता को अक्सर जंगल में जाते हुए देखा था। मैं तुम्हें पहचानता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे पहचाना राजकुमार। मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। इतना कहकर अर्जुन ने सारी घटना राजकुमार वंश को बता दी। राजकुमार वंश ने पूरी बात सुनी और अपनी बहन चंद्रलेखा की ओर देखा। अगले ही पल दोनों भाई बहन हंसने लगे। देखो, तुम्हारे पिता और मेरे पिता मित्र थे, लेकिन मैं और तुम मित्र नहीं हैं, क्योंकि मैं गरीबों से मित्रता नहीं करता। जब मेरे पिता तुम्हारे पिता के दोस्त थे तो मैं हमेशा उन्हें समझाता था कि अपने बराबरी वालों से दोस्ती करो, लेकिन उन्होंने हमेशा मेरी बात को नज़रअंदाज किया। चलो दफा हो जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। मेरे पास इसके अलावा भी बहुत महत्वपूर्ण काम है। अपनी बहन को खुद ढूंढो। राजकुमार वंश के मुंह से ये शब्द सुनकर अर्जुन का मन टूट गया।
उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो चुपचाप अपनी घर की ओर लौट गया। कुछ देर बाद अर्जुन अपने आप से बोला, मैं दोबारा अपनी बहन को जंगल में ढूंढूंगा। इतना कहकर अर्जुन अपनी बहन मधु को ढूंढने के लिए दोबारा जंगल की ओर चल पड़ा। अर्जुन रात तक जंगल में भटकता रहा, लेकिन उसे अपनी बहन नहीं मिली। थक हार कर अर्जुन अपने घर आकर बैठ गया और रोते हुए अपने पिता को याद करने लगा। पिताजी, आज अगर आप होते तो महल में मेरा इतना अपमान नहीं होता। राजकुमार वंश ने मेरी मदद नहीं की। वो अपने पिता की तरह बिल्कुल भी नहीं है। इतना कहकर अर्जुन फिर से रोने लगा। कुछ देर बाद अर्जुन उठा और एक बक्सा खोला जो उसके पिता का था। तभी उसकी नजर उस बक्से के अंदर रखी हुई एक छोटी सी पोटली पर पड़ी। अर्जुन ने उस पोटली को खोला। उसमें सिंदूर रखा हुआ था। उसी समय अर्जुन की आंखों के सामने कुछ पुराने दृश्य घूमने लगे। अर्जुन का पिता शंकर चारपाई पर लेटा हुआ था और बीमार था। अर्जुन अपनी बहन मधु के साथ अपने पिता के पास बैठा था। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। नहीं बेटा, सत्य को कोई नहीं बदल सकता। जो आया है वो जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुन। मेरा बक्सा खोल, उसमें एक पोटली मिलेगी, वो निकाल कर लेकर आ। अर्जुन गया और बक्सा खोलकर उसमें से एक छोटी सी पोटली निकालकर अपने पिता को दे दी। बेटा, इस पोटली को हमेशा संभाल कर रखना। इसमें एक बहुत चमत्कारी दिव्य साधु द्वारा दिया हुआ अभिमंत्रित सिंदूर है। जानता है इस सिंदूर का चमत्कार क्या है? ये किसी भी बड़े से बड़े जादूगर को पत्थर में बदल सकता है। हाँ। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा पिताजी। जादूगर को पत्थर में बदल सकता है, इसका क्या रहस्य है? मैं तुझे पूरी बात बताता, लेकिन साधु महाराज ने मुझे पूरी बात बताने से मना किया था। उन्होंने कहा था कि जाने से पहले इस सिंदूर का रहस्य अपने बेटे को बस बता देना। अगर भविष्य में वो कभी वापस आए तो तुम्हारे बेटे को इस सिंदूर का रहस्य पता होना चाहिए। अर्जुन अपनी यादों से बाहर आया। उसने संदूक बंद कर दिया और पोटली को अपनी जेब में रखते हुए बोला, आज तक ये समझ में नहीं आया पिताजी। अब तो मुझे लग रहा है कि मेरी बहन के गायब होने का संबंध कहीं उस रहस्य से तो नहीं है जो आपने मुझे बताया ही नहीं। मैं बहुत उलझ गया हूं पिताजी, बहुत उलझ गया हूं। अर्जुन अपने आप से बातें करते करते ही कब नींद की आगोश में समा गया। इधर दूसरी ओर अगले दिन चंद्रलेखा अपने घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रही थी। तभी उसका भाई वंश वहां आ गया। चंद्रलेखा, तुम कहाँ जा रही हो? भैया, काफी दिनों से मेरा शिकार करने का मन कर रहा है, मैं वहीं जा रही हूँ। ठीक है। चंद्रलेखा ने अपने घोड़े का रुख घने जंगलों की ओर कर दिया। बहुत देर तक घोड़ा दौड़ाने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। थककर चंद्रलेखा घोड़े से उतर गई। प्यास के मारे तो गला सूख रहा है, ऊपर से शिकार भी नहीं मिला। काश यहाँ कोई तालाब मिल जाए, पानी पीकर फिर महल चलती हूँ। अगले ही पल एक बड़ा ही विचित्र पक्षी, जिसकी आंखें अजीब रंग से चमक रही थी, चंद्रलेखा के सामने आकर खड़ा हो गया। इस जंगल में तालाब दूर दूर तक नहीं मिलेगा, परंतु मैं एक तालाब का पता जानता हूँ। तुम कहो तो मैं तुम्हें वहाँ तक पहुँचा सकता हूँ। चंद्रलेखा निडर स्वभाव की थी। पक्षी के मुंह से मनुष्य की भाषा सुनकर उसने तुरंत अपनी कमर से तलवार निकाल ली। कौन है तू? तू साधारण पक्षी नहीं है, तू जरूर कोई राक्षस होगा, वरना पक्षी मनुष्य की आवाज में कभी बात नहीं करते। तुम तो वाकई बहुत सुंदर हो। यूं समझ लो
कि मैं एक श्रापित पक्षी हूँ और आने जाने वाले यात्रियों की सहायता करता हूँ। एक साधु ने मुझे श्राप दिया था और कहा था कि लोगों की मदद करना, लोगों की मदद करने से तेरा श्राप दूर हो सकता है। श्रापित होने से पहले तू कौन था? एक साधारण मनुष्य था, गलती से तपस्वी की तपस्या भंग करने की गलती कर बैठा। चंद्रलेखा ने अपनी तलवार मयान में रख ली। ठीक है, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, बताओ तालाब कहाँ है? आओ, मेरे पीछे पीछे आओ। चंद्रलेखा उस पक्षी के पीछे चलने लगी। कुछ देर बाद पक्षी उसे एक घने वृक्ष के सामने लेकर खड़ा कर देता है। ये वही घना वृक्ष था जिसमें कुछ समय पहले मधु और उसकी गाय समा गई थी। ये क्या, तुम तो मुझे इस वृक्ष के सामने ले आए। यहाँ तो तालाब दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। अगले ही पल पक्षी रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर युवक में परिवर्तित हो गया। मूर्ख, मुझे तो तुझे यहाँ तक लाना था। अब तो यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाएगी। तुझे ढूंढने के लिए वो दोनों भी जरूर आएंगे और मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। यही मेरा बदला होगा। इतना कहकर उस सुंदर युवक की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकली और चंद्रलेखा उस वृक्ष की रोशनी के अंदर समा गई। उसके बाद वो सुंदर युवक भी मुस्कुराते हुए उसी वृक्ष की रोशनी के अंदर समा गया। कुछ देर बाद वृक्ष फिर से सामान्य हो गया और चारों ओर सन्नाटा फैल गया। जब शाम तक चंद्रलेखा वापस नहीं आई तो वंश चिंतित हो गया। उसने अपने सैनिकों को तुरंत बुलाया। जाओ, जाकर चंद्रलेखा को ढूंढो। वो इतना समय कभी जंगल में नहीं बिताती। सैनिक तुरंत रवाना हो गए। बहुत देर बाद सैनिक वापस लौटे। राजकुमार, चंद्रलेखा को जंगल में सब जगह ढूंढा, लेकिन उसका कुछ नहीं पता चला। हाँ, उनका घोड़ा हमें जंगल में मिला है। ये सुनकर वंश चौंक गया। अगले दिन वो खुद जंगल में चंद्रलेखा को ढूंढने गया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। समय यूं ही बीतता गया और चंद्रलेखा का कोई पता नहीं चला। चिंतित होकर वंश ने अपने घोड़े का रुख एक गांव की ओर मोड़ दिया। कुछ समय बाद वंश अर्जुन के घर के सामने खड़ा था। अर्जुन जैसे ही घर से बाहर निकला, वो वंश को देखकर चौंक गया। राजकुमार, आप यहाँ? मुझे क्षमा कर दो अर्जुन। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी बहन लापता हुई तो तुम मुझसे मदद मांगने के लिए आए और मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया और मदद करने से इनकार कर दिया। जब मेरी बहन लापता हुई तब मुझे एहसास हुआ कि जब एक भाई की बहन लापता हो जाती है तो उसके मन पर क्या बीतती है। तो क्या राजकुमारी चंद्रलेखा गायब हो गई हैं? हाँ, वंश ने सारी घटना अर्जुन वो को जंगल बता में दी। शिकार करने गई थी और वापस नहीं लौटी। मेरी बहन भी जंगल में गाय चराने गई थी और वापस नहीं लौटी, लेकिन मुझे शक गांव के जमींदार पर था। रोने से कुछ नहीं होगा अर्जुन। हम दोनों को मिलकर अपनी अपनी बहनों को ढूंढना होगा। चलो, जमींदार से मिलते हैं। वंश अर्जुन को लेकर जमींदार की हवेली पहुंच गया। वंश को देखकर जमींदार डर गया। झूठ बोलने से पहले एक बार सोच लेना। मैं दंड देने में क्षण भर भी देरी नहीं करता। बताओ, अर्जुन की बहन कहाँ है? क्या अर्जुन की बहन को गायब करने में तुम्हारा हाथ है? मेरी बात पर विश्वास कीजिए राजकुमार, अर्जुन की बहन को गायब होने में मेरा कोई हाथ नहीं है। हाँ, ये सच है कि मैंने उसे एक बार बुरी नज़र से देखा था और अर्जुन के सामने उसे धमकी दी थी, लेकिन वो धमकी गुस्से में कही गई थी। वंश ने जमींदार के चेहरे की ओर देखा। मैं मनुष्य का चेहरा पढ़ लेता हूँ। यह सच बोल रहा है। तो फिर मधु कहाँ जा सकती है? तभी अर्जुन के दिमाग में एक विचार आया। मेरे पिता और आपके पिता गहरे मित्र थे। मेरे पिता एक शिकारी थे और आपके पिता को शिकार करने का बहुत शौक था। जब भी वो जंगल में शिकार करने जाते थे तो मेरे पिता को साथ ले जाते थे और दोनों जंगल में बहुत समय बिताते थे। इतना कहकर अर्जुन ने वो अभिमंत्रित सिंदूर वंश को दिखाया और सारी घटना बताई। पिताजी ने बस इतना कहा था कि अगर वो वापस आएगा तो ये अभिमंत्रित सिंदूर ही उसे रोक सकता है। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा रहस्य है
जिसे शायद हमारे पिताजी जानते थे, परंतु हम नहीं जानते। वंश गहरी सोच में डूब गया। तुम्हारी बातों में मुझे सच्चाई नजर आ रही है। हम दोनों को जंगल जाना होगा। जब तक हम किसी न किसी रहस्य की जड़ तक नहीं पहुंच जाएंगे, तब तक वापस नहीं लौटेंगे। चलो मेरे साथ। बहुत देर बाद वंश और अर्जुन उस घने प्राचीन वृक्ष के सामने खड़े थे। अर्जुन, क्या तुम्हें कुछ विचित्र नहीं लग रहा? यह बहुत ही प्राचीन वृक्ष लग रहा है। अगले ही पल उस वृक्ष से रंग बिरंगी किरणें फूटने लगी और अर्जुन तथा वंश उस वृक्ष के अंदर समा गए। अगले ही पल दोनों ने अपने आप को एक बहुत ही विचित्र महल में पाया। उस महल को देखकर वंश चौंक गया। ये क्या? ये तो बड़ा ही विचित्र दृश्य है। वृक्ष के अंदर इतना विशाल महल कैसे हो सकता है? ये महल मुझे साधारण महल नहीं लग रहा। ये कोई मायावी और दिव्य महल लगता है। तभी अर्जुन के कानों में मधु के रोने की आवाज पड़ी। राजकुमार वंश, ये तो मेरी बहन मधु की आवाज है। चलो आवाज की दिशा की ओर चलते हैं। दोनों आवाज की दिशा में आगे बढ़े और कुछ देर बाद महल के एक कक्ष में पहुंच गए। वहां 3 पिंजरे थे। एक पिंजरे में मधु कैद थी, दूसरे में चंद्रलेखा और तीसरे में मधु की गाय कैद थी। ये देखकर वंश और अर्जुन दोनों चौंक गए। भैया, अच्छा हुआ आप आ गए, वरना मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। तुम सब यहाँ कैसे आए? मधु रोते हुए सारी घटना अर्जुन को बताने लगी और चंद्रलेखा भी रोते हुए सारी घटना वंश को बताने लगी। ये सुनकर अर्जुन और वंश दोनों चौंक गए। पक्षी और उसकी रंग बिरंगी चमकती हुई आंखें, पक्षी का अचानक सुंदर युवक में बदल जाना, जरूर वो कोई जादूगर होगा। अगले ही पल वहां वही पक्षी प्रकट हो गया और देखते ही देखते एक सुंदर युवक में बदल गया। जादूगर कलराज के जादुई महल में तुम सबका स्वागत है। अब तुम सब यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे और यहीं घट घट कर अपना दम तोड़ दोगे। यही मेरा बदला होगा। उसके बाद मैं हमेशा के लिए इस वृक्ष से बाहर आ जाऊंगा और मेरी सारी जादुई शक्तियां वापस आ जाएंगी, जो तुम्हारे पिता के कारण छिन गई थी। ये सुनकर अर्जुन और वंश दोनों बुरी तरह चौंक गए। आखिर कौन हो तुम और ये क्या बकवास कर रहे हो? चिंता मत करो, कुछ देर बाद तुम दोनों भी अपनी बहनों की तरह पिंजरे में बंद हो जाओगे और भूख प्यास से तड़पते हुए यही रह जाओगे। मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। इतना कहकर कलराज अर्जुन की ओर देखने लगा। तुम्हारे पिता का नाम शंकर था। हाँ। फिर कलराज वंश की ओर देखने लगा। और तुम्हारे पिता का नाम राजा विक्रम था। हाँ। ये सुनकर कलराज मुस्कुराने लगा। जिस वृक्ष के अंदर यह जादुई महल है, वो कोई साधारण वृक्ष नहीं है, बल्कि एक मायावी वृक्ष है। मैं एक जादूगर था। जब मुझे इस वृक्ष के बारे में पता लगा तो मैंने इसकी सारी शक्तियां छीनने का प्रयास किया। अगर सारी शक्तियां मेरे शरीर में समा जाती तो मैं अमर हो जाता और फिर इस संसार पर शासन करता। लेकिन शंकर और राजा विक्रम की वजह से मैं ऐसा नहीं कर पाया। जादूगर कलराज मायावी वृक्ष के सामने आंखें बंद करके मंत्र पढ़ रहा था। तभी एक पक्षी वहां से उड़ता हुआ गुजरा और अगले ही पल पत्थर का बन गया। कलराज ने आंखें खोली। मूर्ख पक्षी, जो भी मेरी सिद्धि के सामने से गुजरता है वो पत्थर बन जाता है। दूर से ये दृश्य राजा विक्रम और उनके शिकारी मित्र शंकर देख रहे थे। शंकर, ये तो कोई जादूगर लगता है। मुझे तो लगा था कोई साधारण युवक बैठा हुआ है। आप सही कह रहे हैं महाराज। पक्षी इसके सामने से गुजरते ही पत्थर बन गया। हमें कुछ करना होगा। लेकिन हम जादूगर का सामना कैसे कर सकते हैं? मैं एक साधु को जानता हूँ, वो हमारी मदद कर सकते हैं। चलिए मेरे साथ।
शंकर राजा विक्रम को एक तालाब के किनारे ले गया जहाँ एक साधु ध्यान में बैठे थे। क्या हुआ शंकर? शंकर ने सारी घटना साधु को बता दी। अच्छा, तो तुमने जादूगर कलराज को देख लिया। वो इस मायावी वृक्ष की सारी शक्तियां छीनकर अमर होना चाहता है और संसार में तबाही मचाना चाहता है। उसे इस दुनिया में रोकना बहुत कठिन है। तो उसे रोकने का उपाय क्या है? मैं उसे इस वृक्ष के अंदर कैद कर सकता हूं, लेकिन याद रखना, वो एक जादूगर है। कभी न कभी वो बाहर निकलने की कोशिश जरूर करेगा। साधु राजा विक्रम और शंकर को लेकर मायावी वृक्ष के पास पहुंचे। साधु, तू यहाँ क्यों आया है? तेरे बारे में मुझे पहले से पता था। अब तेरा अंत करने का समय आ गया है। मेरा अंत इतना आसान नहीं है। साधु ने मंत्र पढ़ा और अगले ही पल कलराज रंग बिरंगी किरणों के साथ वृक्ष के अंदर समा गया। अब मैं तुम्हें आगे की कहानी बताता हूँ। साधु ने अपनी झोली से अभिमंत्रित सिंदूर निकालकर शंकर को दिया। जादूगर कलराज इस वृक्ष के अंदर समा गया है। वो वापस आएगा, लेकिन याद रखना, जब वो वृक्ष से बाहर निकलेगा तब कुछ ही समय के लिए अपने असली रूप में आएगा और बाकी समय वो एक पक्षी के रूप में रहेगा। वो तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा, लेकिन तुम ये बात अपने परिवार को मत बताना। ऐसे तो हमारा परिवार खतरे में पड़ जाएगा। मेरे अंदर भविष्य को देखने की क्षमता है। अगर तुम अपने परिवार को इसके बारे में बताओगे तो तुम्हारा परिवार खतरे में पड़ जाएगा। अगर नहीं बताओगे तो नियति तुम्हारे परिवार को इस वृक्ष के अंदर उससे मिलवाएगी। तुम अपने पुत्र को केवल इतना बताना कि इस सिंदूर से किसी भी जादूगर को पत्थर में बदला जा सकता है। इतना कहकर साधु रंग बिरंगी किरणों के साथ वहां से गायब हो गया। ये सुनकर अर्जुन और वंश चौंक गए। तभी मैंने फैसला कर लिया था कि मैं राजा विक्रम और शंकर के परिवार का वंश ही समाप्त कर दूंगा। अब मुझे समझ में आ गया कि पिताजी ने यह सिंदूर क्यों दिया था। इतना कहकर अर्जुन ने वो सिंदूर कलराज के शरीर पर फेंक दिया। अगले ही पल कलराज पत्थर में बदल गया और देखते ही देखते वहां से गायब हो गया। अगले ही पल मधु, उसकी गाय, चंद्रलेखा, वंश और अर्जुन सभी रंग बिरंगी किरणों के साथ वृक्ष के बाहर आ गए। वंश अपनी बहन चंद्रलेखा को लेकर महल लौट गया और अर्जुन खुश होते हुए अपनी बहन मधु और उसकी गाय को लेकर अपने घर आ गया। उस दिन के बाद वंश और अर्जुन गहरे मित्र बन गए।